नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। मित्रों, आज हम एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे बोली और काव्य भाषा में अंतर पर। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत कई बार हिंदी भाषा के इतिहास में ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आइए इनके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। परंतु उसके पहले जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, किसी भी भाषा का मूल या उत्स बोली होती है। जब वह बोली साहित्य में स्थान पा जाती है तो भाषा बन जाती है। भाषा बनने के कारण ही उसमें बोलीपन जाता रहता है और धीरे धीरे वह अनेक बोलियों का महत्तम समापवर्तक बन जाती है, भले ही वह अपने मूल रूप से अधिक जुड़ी रहती है। विद्वानों ने बोली और काव्य भाषा में अंतर करते हुए अपने मत प्रकट किए हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोली और काव्य भाषा के बीच अंतर करते हुए कहा है कि आरंभ में काव्य भाषा का आधार स्वरूप बोलचाल की भाषा से दूर होता है और यदि यह अंतर कम होता जाता है। क्यों? इसको फिर से आप सुन लें कि प्रोफेसर रामस्वरूप का चतुर्वेदी जी का कहना है कि आरंभ में काव्य भाषा का आधार स्वरूप बोलचाल की भाषा से दूर होता है और बाद में यह अंतर कम हो जाता है। लेकिन इस मत का खंडन डॉक्टर हरदेव बाहरी करते हैं। उन्होंने चतुर्वेदी जी के मत को लगभग उलट दिया है। अवधी भाषा का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि प्रारंभिक कवियों मुल्ला दाऊद, मंझन आदि की काव्य भाषा जन भाषा के निकट है। धीरे धीरे उसमें इतने अधिक तत्सम शब्द प्रयोग किए जाने लगे कि वह तुलसी के हाथों में न तो पूर्ण रूप से अवधि ही रही न कुछ और। तो बस वह काव्य भाषा बन गई, जन भाषा से दूर। ब्रज भाषा की भी यही कथा है। भगवान कवि से चलकर बिहारी और पद्माकर के हाथों में जब ब्रजभाषा आई तो वो जन भाषा के निकट कहाँ रह गई, अर्थात वह भी काव्य भाषा बन गई। मित्रों, इसी से इसका स्थान एक अन्य जनभाषा ने ले लिया। और एक और बात भी है कि कोई बोली या भाषा जब प्रचलन से बाहर हो जाती है तब भी उसका काव्य भाषा रूप चलता रहता है। अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है, परंतु अपभ्रंश काव्य 14वीं शताब्दी तक लिखा जाता रहा। इसी प्रकार इतिहास से आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि इतिहास में गुप्त काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, परंतु इसके बावजूद संस्कृत साहित्य के लिए गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान प्रचुर मात्रा में संस्कृत साहित्य लिखा गया। कालिदास, भास, शूद्रक जैसे कवि उसी काल में हुए। तो प्रत्येक भाषा का काव्य रूप पहले प्रकट होता है और गद्य रूप बाद में। इसके पीछे भाषा का लिखित और अलिखित होना है। याद रखने या प्रभाव उत्पादकता के लिए काव्य भाषा अधिक उपयोगी मानी जाती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कविता में कोई चीज़ लिखी है तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है और उसका प्रभाव भी थोड़ा अलग पड़ता है। अब सामान्य भाषा में हम लोग बातचीत करते हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कई बार कोई कविता या गीत इस तरह का होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, मर्माहत कर देता है, हमारे भावनाओं को उद्वेलित कर देता है। काव्य भाषा और बोली का अंतर
सदैव बना रहता है। वास्तव में यह अंतर साधारण और विशिष्ट व्यक्ति और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के बीच का अंतर है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, वो कला, साहित्य, विद्या, ज्ञान आदि में पारंगत हो, आदि में निपुण हो, और एक सामान्य व्यक्ति हो, तो उसमें जो अंतर होता है वही अंतर हम कह सकते हैं कि बोली और भाषा में भी माना जा सकता है, अर्थात सामान्य और विशिष्ट का अंतर कह सकते हैं। शब्द वही हो, व्याकरण वही हो, तो भी काव्य भाषा इसलिए भिन्न हो जाती है कि कवि उन्हीं शब्दों और प्रयोगों को लेकर रचना करता है जिनमें भाव रहता है, उनको वह विशिष्ट अर्थ देता है। उसका फल यह होता है कि कविता की भाषा जन भाषा के निकट होते हुए भी कवि की अपनी शैली, अपनी प्रयोग विधि और निजी वाक की योजना के कारण अलग दिखाई पड़ती है। इसीलिए आलोचकों ने उसे कृत्रिम तक कह दिया है। और उदाहरण स्वरूप एक ही आधार अर्थात खड़ी बोली होने पर भी उर्दू हिंदी की काव्य भाषा में काफी अंतर है। सामान्य भाषा या बोली में व्याकरणिक प्रयोग का ध्यान रहता है, क्योंकि वक्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से समझानी होती है, परंतु कवि को शायद अपनी बात कुछ कुछ छिपानी होती है, कुछ अपनी रचना में कुछ रहस्य पैदा करना चाहता है कवि। तो काव्य भाषा संकुचित होकर काव्य भाषा नहीं रहती। विशिष्ट भावों को विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करना ही काव्य भाषा का मुख्य लक्षण है। काव्य भाषा में शब्दों के विशेषतः संज्ञा पदों के चयन का महत्व होता है, और इन्हीं संज्ञाओं से कवि अपने भाव चित्रों, बिंबों और प्रतीकों की सृष्टि करता है। इन्हीं नामों के साथ संस्कृति जुड़ी होती है। प्रेषणीयता के यही महत्वपूर्ण साधन है, यही शब्द हैं जो देशी विदेशी भाषाओं से आते जाते रहते हैं और युग की काव्य भाषा का आधार बनते हैं। इन्हीं के कभी तत्सम रूप, कभी तद्भव रूप और कभी अधिकता से देशज या विदेशी प्रयोग काव्य भाषा का स्तर निर्धारित करते हैं। कवि अपनी कल्पना से इन्हीं को भावात्मक रूप देता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको बोली और काव्य भाषा का अंतर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।